डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पर मोशन करता है। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करेगा। क्या कवर करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। क्या कवर करेगा, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। इतना समझ में आया। साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करता है तो हम उसके द्वारा कवर की गई लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि इस लेंथ में डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, और ये लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट भी होगी, ठीक है, और दो पॉइंट के बिटवीन होगी, शॉर्टेस्ट होगी। यानी क्या होगी, शॉर्टेस्ट। तो ऐसे भी बोला जा सकता है द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट in a shortest straight path from initial position to final position along with direction is called displacement। क्या बोला जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो क्या है, लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन along with डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़े से एग्जांपल्स हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या। तो देखो इधर, तो देखो बोर्ड पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। तो ए पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करता है, इस तरीके से मोशन करता है, और यहां से इस बी पॉइंट तक मोशन करता है। ए से यहां तक बी तक चला। तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस कंडीशन में ए से बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ रखी है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है। दूसरी बात क्या होती है, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तीसरी बात क्या है इसमें, कि वो स्ट्रेट होगा। क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। चौथी बात क्या है, इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। अगर आप इस पाथ के अलोंग चलते हो तो यहां पर पार्टिकल की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। इस पर क्या है, पार्टिकल की लेंथ लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो एक्चुअल पाथ पर कवर की गई डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है। एक्चुअल पाथ पर लेंथ कवर जो की जा रही है वो क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो स्ट्रेट पाथ होगा। अगर हम यहां से इसके डायमीटर के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो ए से बी तक क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी। तो अब देखिए कि यहां से यहां तक आप इसकी लेंथ निकालोगे और ए बी की वैल्यू निकालोगे, तो ए बी छोटा होगा और आपकी ये ए से बी तक एक्चुअल पाथ पर कवर की गई लेंथ ज्यादा होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, तो इसका सेंटर कितना है, O, और यहां से यहां तक लेंथ इसकी कितनी हो, R हो। तो यहां से यहां तक भी लेंथ कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R प्लस R। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R प्लस R। तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, कहां से, ए से बी तक, तो कितना होगा, देखिए इक्वल टू ए। तो देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन कितनी है बेटा इसकी बी, और इनिशियल पोजीशन कितनी है इसकी ए। तो फाइनल पोजीशन तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी आर प्लस आर, तो यानी 2r माइनस इनिशियल पोजीशन की पोजीशन कितनी है 0। तो टोटल मैग्नीट्यूड क्या हुआ भाई, इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना निकल गया 2r निकल गया है। किधर से, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो 2r कहां से होगा, फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा ए से बी की तरफ होगा। तो ये आपका क्या हुआ, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा। तो देखिए ये एक पाथ बना रहा हूं मैंने, ये पाथ ड्रॉ किया है ए और ये बी। ठीक है, तो इस पूरे एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है वो 500 किलोमीटर है। कितनी, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसमें डिस्टेंस भी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो इसका स्ट्रेट पाथ जो है यहां से यहां तक डॉट डॉट करके बना देते हैं। तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है 100 किलोमीटर। कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि यहां से ए से बी तक चलेगा तो उसे 500 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और अगर वो ऐसे ही आता है शॉर्ट पाथ पर तो वो उसे 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अब हम इसमें क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल कर देखते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल कर देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां पर लिखेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ पर लेंथ कवर करेगा। क्या करेगा, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ पर लेंथ कवर करेगा। तो ये सबसे ज्यादा छोटे से छोटा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और साथ में कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट भी होना चाहिए। स्ट्रेट का मतलब क्या, बिल्कुल सीधा। अगर सीधा भी हो और कम से कम हो, ठीक है, तो ये स्ट्रेट पाथ दो पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसमें कंडीशन भी क्या है कि ए और बी यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में सबसे कम लेंथ कवर करेगा पार्टिकल, और उसकी डायरेक्शन होगी स्ट्रेट डायरेक्शन होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, देखिए जरा ये लगी क्या कहते हैं, पॉज करिए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी इस पाथ की फाइनल पोजीशन क्या है बी और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है ए। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक टोटल लेंथ कितनी है 100 किलोमीटर। दूसरी बात ये बिल्कुल स्ट्रेट भी है, कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट, और डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ। क्या होगी इसकी डायरेक्शन, ए से बी की तरफ, तो डायरेक्शन इसकी ये होगी। तो इसके अंदर डायरेक्शन हो गई, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया और ये स्ट्रेट हो गया। तो इस तरीके से ये क्या बना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन कितनी होगी, यहां से यहां तक 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर माइनस इनिशियल पोजीशन 0, तो टोटल लेंथ कितनी निकल गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। किधर से किधर तक, ए से बी की तरफ। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि जो 100 किलोमीटर जो है वो ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ। तो इसमें डायरेक्शन भी होगी ए से बी की तरफ, और ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी हो गया। अब जरा लेंथ देखते हैं, टोटल डिस्टेंस देखते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, इस पाथ की टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए इस पाथ की मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस क्या होगी, तो आप समझते हैं कि किसी एक्चुअल पाथ पर कवर की गई लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी एक्चुअल पाथ क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, इस पाथ पर ऐसे जाएगा, बिल्कुल इस टाइप से इस पाथ पर चलेगा, तो ये पाथ की एक्चुअल लेंथ होगी। क्या करें कि ऑब्जेक्ट जो है इसी पाथ पर चले, और इस पाथ की टोटल लेंथ कितनी है, 500 किलोमीटर। तो इसके क्या हो गई, टोटल लेंथ ही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। क्या बोला जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। क्या होगा, एक्चुअल पाथ। तो कितनी है, 500 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो टोटल लेंथ कितनी है, ए से बी तक टोटल लेंथ कितनी है, 500 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना आप सीख गए। ठीक है, कुछ वेरियस एग्जांपल और देखते हैं, फिर आपको हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो देखो एक ऑब्जेक्ट O से चलना स्टार्ट करता है, जिसके ओरिजिन क्या है, O है। तो यहां से वो इस टाइप से A से O से एक पॉइंट तक गया, कितना, 4 किलोमीटर। O से A की तरफ गया 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर A से B पॉइंट तक गया, A से B पॉइंट तक गया, कितना, 3 किलोमीटर। भाई O से A तक चला 4 किलोमीटर, फिर A से B तक गया 3 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बताइए और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to B, फ्रॉम O to B। कहां से कहां तक, O से B तक आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है O से B तक। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ कवर्स बाय द ऑब्जेक्ट ऑन एक्चुअल पाथ। क्या होता है, लेंथ कवर्स बाय द ऑब्जेक्ट ऑन एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस होती है। और लेंथ कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी फर्क होता है। तो डिस्टेंस आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। यहां पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, समझ में आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एक्चुअल पाथ की लेंथ क्या है। तो एक्चुअल पाथ की लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, OA प्लस AB, यही पाथ है आपका। O से A तक की डिस्टेंस
और ए से बी तक की डिस्टेंस, या फिर ओ से ए तक की लेंथ और ए से बी तक की लेंथ, ये आपकी क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। तो देखिए ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू बताओ 4 किलोमीटर, प्लस ए बी की वैल्यू बताओ 3 किलोमीटर, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7 किलोमीटर। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डिस्टेंस में नो डायरेक्शन, तो इसलिए डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये आपकी क्या निकला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस निकला है। इसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ कवर इन शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन कितनी है इसकी, बी, क्या यहां से यहां तक बी। ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है इसकी, ओ। तो पहले तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है कि यहां से यहां तक बी कितना है। भाई यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ओ से बी तक एक स्ट्रेट पाथ खींचेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पाथ हो गया। तो कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट होता है, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। तो ये स्ट्रेट पाथ क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर हमें इसकी पोजीशन, इसकी वैल्यू पता लग जाती है तो यही आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आया। अगर हम इसे इस वैल्यू को निकाल लेते हैं तो यही आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज लगाइए तो क्या होता है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों का सम, यानी बेस के स्क्वायर का सम करो और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम करो तो वो किसके इक्वल निकल के आएगा आपका। ठीक है, ओ बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो टोटल कितना हुआ बताओ 25, कितना हो गया 25। ठीक है, अब देखिए ओ बी निकाल लीजिए, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। ठीक है, तो 5 निकल के आया। क्लियर, 5 किलोमीटर ये वैल्यू निकल के आई। तो अब देख सकते हो कि ओ से बी तक की जो वैल्यू है 5 है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर यूज करेंगे, देखिए 5 किलोमीटर माइनस 0, ओ पे कितना होगा 0 होगा, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर फ्रॉम ओ टू बी, फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी तक मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारा 5। तो आप यहां पर देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या है
सेवन है, क्योंकि जी एक्चुअल पाथ पर कवर की गई। पहले डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ से ए तक जाना पड़ेगा, ए से बी तक जाना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक स्ट्रेट पाथ खींचा हमने ओ से बी तक, ठीक है, और उसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, 5 किलोमीटर निकल के आया। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं कि ये तो हमने निकालना सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। हमें ये भी समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जिसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया। और डिस्टेंस भी समझ में आ गई कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑन एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ पर चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज ए लेंथ ऑन शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन along with डायरेक्शन। इसके साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब इसे मिटाते हैं। अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट का, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। इसे एम से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ठीक है। अब एक यूनिट और लगा लेते हैं, इससे छोटी यूनिट होती है, उसे बोलते हैं हम सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट। तो सेकंड क्या होगी, सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो इसे सीएम से डिनोट करते हैं, सीएम, ठीक है। तो किससे डिनोट करेंगे, सीएम से। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और ऐसा यूनिट में हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या, एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और इसी तरीके से सीजीएस यूनिट में इसका सीजीएस सिस्टम के अंदर सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही एमकेएस सिस्टम होता है, तो एमकेएस सिस्टम में इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और फुट पाउंड सेकंड के अंदर क्या होगा, फुट होगा, ठीक है। फुट से क्या नापते हैं हम, लेंथ ही तो नापते हैं। तो लेंथ का एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, यूनिट फुट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। मे पॉजिटिव, यहां पर मे लगा दो, मे पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये कंडीशन कब हो सकती है, जैसे कोई
एथलीट्स इस सर्कुलर पाथ पर, कोई एथलीट्स इस सर्कुलर पाथ पर क्या करें, मोशन करें, और जिस पोजीशन से, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करेगा और उसी पर वापस लौट कर आ जाएगा, यानी उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक हो जाएं, तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ हो, सर्कुलर पाथ हो, लेकिन क्लोज्ड हो, वो क्लोज पाथ पर अगर मोशन करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो फाइनल है वो पहले इनिशियल थी, तो इसलिए टोटल क्या आएगा, जीरो। मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जब होगा कि सबसे पहले क्या हुआ, नंबर लाइन पर ले लेते हैं। इसे नेगेटिव शो कराने के लिए हम इसके लिए नंबर लाइन यूज करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पर कैसे यूज करेंगे जी, आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, पहले कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट तक गया, तो यहां से यहां तक उसने 100 मीटर कवर किया। पहले किधर गया, ओ से ए तक गया। अब उसे याद आया कि उसे कहां पर जाना है, उसे 200 मीटर वापस लौट के जाना है किसी काम से। भाई ए पर पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि उसे 200 मीटर वापस लौटकर जाना है किसी काम से। तो अब वो ए पॉइंट से 200 मीटर, यहां से यहां तक 100 मीटर, और फिर यहां से यहां तक 100 मीटर आया बी पॉइंट तक। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक कितना लेंथ हो गया, 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस साइड में ये कितना हो गया, -100। कितना हो जाएगा, ओ से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -100। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, बी, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, ओ। तो देखो यहां पर फाइनल पोजीशन कितना, -100 माइनस 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -100 मीटर निकल के आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो सीधी सी बात है, किसी स्ट्रेट लाइन पर मोशन करे तो वो पॉजिटिव कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। तो पॉजिटिव तो नॉर्मल सा ही हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ओ से ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका, देखिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड को शो कराना है तो हमें उसे डायरेक्शन भी शो करानी पड़ेगी, हमें उसके साथ डायरेक्शन भी शो करानी होगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं,
कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो कल हमने इसी वजह से वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझाया था, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वे होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब एक और पॉइंट और लिख सकते हैं यहां पर कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इट इज अ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज ए शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, विद डायरेक्शन या फिर along with डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्शन के साथ होगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, तो ये कुछ याद करने लायक पॉइंट हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो आपको कराने वाले हैं वो स्पीड कराएंगे। ठीक है, स्पीड क्या होता है और स्पीड के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो हमें एक आइडिया देती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज जा रहा है, वो कितनी ज्यादा फास्ट है और कितना ज्यादा स्लो है। भाई स्पीड से हमें क्या पता लगता है कि वो हमसे कितना तेज चल रहा है और वो हमसे कितना स्लो है। ठीक है, तो स्पीड हमें एक आइडिया देती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या फिर स्लो है। अगर अब फास्ट एंड स्लो को कैसे जज करेंगे, भाई हमें उसे जज भी तो करना है कि स्पीड किसकी तेज होगी और किसकी स्लो होगी। समझ में आएगा नहीं, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन तेजी से बदलेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ टाइम के साथ अपनी पोजीशन को तेजी से बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, फास्ट कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, स्लो कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं। तो देखिए कि यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये किसी ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, इसके अंदर मास m है। अगर मैं कह दूं कि ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितने से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ए। इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी, और ये भी ग्राउंड पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों में तेज कौन है। तो इसमें जो तेज जो है वो कौन है, फास्ट कौन है, बी फास्ट है, तो हम इसे लिखेंगे फास्ट, और इसे क्या लिखा जाएगा, स्लो। हमने ये कैसे पहचाना कि बी फास्ट है और ए स्लो है, तो इसे पहचानने के लिए हमने यहां पर क्या देखा
कि 1 आवर के अंदर 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, बी वाला जो ऑब्जेक्ट है 1 आवर के अंदर 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो 1 आवर के अंदर ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर मूव हो रहा है। ठीक है, और इधर ए वाला जो ऑब्जेक्ट है 1 आवर के अंदर कितना मूव हो रहा है, 5 किलोमीटर मूव हो रहा है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास समय तो टाइम तो बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पर टाइम यहाँ पर 1 आवर है और यहाँ पर भी 1 आवर है, लेकिन डिफरेंस किसमें है, उनकी पोजीशंस में, यानी उनकी लेंथ में। जो इन दोनों ने लेंथ कवर की है या फिर डिस्टेंस कवर की है उसमें चेंजिंग है जी। ए 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है और ये 1 आवर में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट दिए गए समय में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो तेज कहलाएगा, वो फास्ट कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट दिए गए समय में यानी सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा वो स्लो कहलाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट है स्पीड का। तो स्पीड हमें आइडिया देता है कि कौन ऑब्जेक्ट तेजी से जा रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है। तो अगर समय के साथ दिए गए समय में अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मोशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पोजीशन को बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्लो है। स्लो किस लिए है, क्योंकि वो दिए गए समय में गिवन टाइम में बहुत स्लो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, बहुत धीमे धीमे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से हम स्पीड को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि स्पीड को डिफाइन किया जा सकता है। स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट covers a distance per unit time. An object covers distance per unit time is called speed. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, a moving object traveled a distance per unit time is called speed. ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, SI यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी। तो देखिए, तो यहां पे स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, बताओ डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे शॉर्ट में मीटर पर सेकंड भी लिखा जा सकता है, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है बेटा, तो कल इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और कल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।